तो चलिए देखते हैं ट्रंप और जेलेंस्की के साथ क्या हो रहा है। और अगर आपने इसका पालन नहीं किया है तो ट्रंप ने रूस से मुलाकात की, जिससे आप जानते हैं यूरोप बहुत परेशान हो जाता है और जेलेंस्की भी बहुत परेशान हो जाता है। जो अजीब है वह यह है कि मैं नहीं जानता कि आप कैसे तर्क कर सकते हैं कि यह एक बुरी बात है कि वे वास्तव में एक ऐसा योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आम शांति की ओर ले जाए। जो सबसे अजीब है वह यह है कि बाईं ओर जो पहले युद्ध विरोधी थी, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वे युद्ध के पक्षधर पार्टी में बदल गए और अब अचानक रिपब्लिकन शांति की पार्टी बन गए हैं। ये बस एक पागल बदलाव है। लेकिन जब आप देखते हैं जी वास कि ट्रंप ने क्या कहा और उन्होंने इसे कैसे मोड़ा और उन्होंने वास्तव में क्या किया, तो आप देखते हैं कि फिर से ये वही बात है। ये बस संदेह को नहीं सहन करता। और एक चीज जो मैंने ट्विटर पर दूसरे दिन कही थी, जिसे मैं इस वीडियो में दोहराना चाहूंगा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सच है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह निर्धारित करना कि कौन गलत सूचना या भ्रामक सूचना फैला रहा है, इसके लिए आपको बस यह देखना है कि कोई व्यक्ति दूसरों पर गलत सूचना और भ्रामक सूचना फैलाने का कितना आरोप लगा रहा है। और यही तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि असली दोषी कौन है। जैसे कि बार्न्स, मेरे अच्छे दोस्त रॉबर्ट बार्न्स हमेशा कहते हैं कि यह प्रक्षिप्ति के माध्यम से स्वीकृति है। तो मेरा कहना है, अगर आप किसी को यह कहते हुए देखते हैं ओह, गलत सूचना, भ्रामक सूचना, गलत सूचना, बुरी सूचना, हमें और अधिक सेंसरशिप की जरूरत है। हमें और अधिक सेंसरशिप की जरूरत है। आप जानते हैं निस्संदेह, बिना किसी संदेह के, कि वे ही हैं जो एक हैं। वे ही हैं जो वास्तव में गलत सूचना और भ्रामक सूचना पिडामा फैला रहे हैं। इस पर वापस आते हुए जेलेंस्की ट्रंप की टिप्पणियों का जवाब देता है। कहता है कि यूक्रेन बिकाऊ नहीं है। ओ, यह विडंबना है। विडंबना है। और यह सिर्फ गलत सूचना और भ्रामक सूचना के साथ नहीं है। जो मैंने अपने जीवन में पाया है वह यह है कि प्रक्षिप्ति के माध्यम से स्वीकृति कई स्तरों पर लागू होती है। और देखिए, आपके पास रूस यूक्रेन जो भी हो पर अपनी राय है। लेकिन जेलेंस्की का आकर यह कहना कि यूक्रेन बिकाऊ नहीं है, मेरी पहली प्रतिक्रिया है, ठीक है, शायद, बस शायद यह प्रक्षिप्ति के माध्यम से स्वीकृति का एक उदाहरण है। या शायद इसे एक बेहतर तरीके से कहा जाए, एक और तरीका, आरोप वायरियन के माध्यम से स्वीकृति। मुझे वह एक नोट करना पड़ेगा, आरोप के माध्यम से स्वीकृति। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर पलटवार किया। यूक्रेनियों ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया, ये कहते हुए कि अमेरिका, मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि ट्रंप को वहां थोड़ा सा मौका दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में ये इशारा कर रहा था कि यह सब यूक्रेन की गलती थी। मुझे लगता है कि वह, आप जानते हैं ट्रंप, वह हमेशा ओवर जनरलाइज करता है। लेकिन मुझे लगता है कि वह ज्यादा ये कह रहा था कि ये नाटो के बारे में था। और आप जानते हैं ना, यूक्रेन का नाटो में आना, जो आप जानते हैं, फिर से इस बहस में आप जिस भी पक्ष पर हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। एंड वह कहता है, ये जेलेंस्की है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक भ्रामक सूचना के बुलबुले में फंसे हुए हैं, आरोप के माध्यम से स्वीकृति, और ये जोड़ते हुए कि उसका देश बिकाऊ नहीं है। आह, हाँ, राष्ट्रपति ने कहा कि उनके यूक्रेनी समकक्ष की स्वीकृति रेटिंग 4% है। मुझे नहीं पता कि ट्रंप को यह कैसे मिला। फिर से, यह हो सकता है कि वह बस कुछ बिना शोध किए अपने दिमाग के शीर्ष से निकाल रहा हो, या वह बस यह भी हो सकता है, आप जानते हैं, यहां एक छोटा सा पोल कह रहा है 4% और वह बस उसे दोहरा रहा है। सीएनबीसी, जो जेलेंस्की के पक्ष में भारी पूर्वाग्रह रखेगा, सभी मुख्यधारा के मीडिया, वे यह कहते हैं कि कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा एक जनमत सर्वेक्षण ई-साइट जो इसे चला रहा है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की ये दिखा रहा है कि 57% यूक्रेनियन जेलेंस्की पर भरोसा करते हैं। शानदार। फिर ये बस ट्रंप के कहने पर वापस चला जाता है कि बस चुनाव कराओ, है ना? मेरा मतलब है, ये उसके एक मुख्य चर्चा के बिंदु। ट्रंप ने कहा, अरे बस एक चुनाव कराओ भगवान के लिए। और मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। ये आपको बहुत कुछ बताता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, जिसे सीएनबीसी वास्तव में संबोधित नहीं करना चाहती। वे इसे किसी तरह से छिपाना चाहते हैं। जैसा कि हम यहाँ जेलेंस्की के उदाहरण 4% के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इस भ्रामक सूचना को देखा है। हम समझते हैं कि यह रूस से आ रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर से मेरा जेलेंस्की को जवाब यह होगा, यार अगर तुम इतने लोकप्रिय हो, मेरा मतलब है 57%, तो बस एक चुनाव कराओ। क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आता। एक और चीज जो संदेहास्पद लगती है वह है, मैं जेलेंस्की की ये सारी तस्वीरें देखता हूं और वह वहां मौजूद हैं
वह अपनी बोइंग 737 या जो भी हो उससे उतर रहा है और वो ये सब कर रहा है। और मैं सोच रहा था वो दिन कहाँ गए जब वह बस एक सैन्य बंकर में छिपा हुआ था। क्या तुम्हें वो याद है? ये कुछ साल पहले की बात है, युद्ध की शुरुआत में। वह तुम जानते हो, उसकी हर एक तस्वीर या हर एक वीडियो में उसने हमेशा यह तुम जानते हो, वह हमेशा उस सेना की वर्दी में था और वह बस तुम जानते हो उस सैन्य बंकर में था जहां से वह बस निकल नहीं सकता था। तुम ऐसे क्यों हो? क्या हुआ? अब ये इतना सुरक्षित क्यों है? क्या तुम अभी भी युद्ध में हो? आखिरी बार जब मैंने देखा तो सैन्य बंकर का क्या हुआ? अब ये क्यों अनावश्यक है? या क्या ये सब बस एक धोखा था या ये सब बस पीआर था? उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान उन्हें बदलने के लिए किए गए किसी भी प्रयास विफल होंगे। ठीक है, फिर बस इसे समझने में सरल है, बस उस बेमतलब के चुनाव को कराओ। मैं मैं ऐसा करूंगा। मैं बहुत उत्सुक हूं कि जेलेंस्की के पक्ष में जो लोग हैं, वे कैसे तर्क करेंगे कि उसे चुनाव नहीं कराना चाहिए। जैसे मैं समझता हूं कि वे क्या कहेंगे, वे कहेंगे कि ओह जॉर्ज, युद्ध के दौरान मार्शल लॉ लागू करना बस एक मानक प्रथा है। ठीक है, ये मानक प्रथा है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही है। और अगर वह अब सैन्य बंकर में नहीं छिपा हुआ है, मैं मानता हूं कि इसका मतलब यह होगा कि लोग वास्तव में बाहर जाकर वोट कर सकते हैं, तो लोगों को वोट करने दो। और अगर हम लोकतंत्र के लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यही यहां दांव पर है, तो क्या तुम नहीं सोचते कि हमें कुछ चुनाव तो कराने चाहिए? मुझे लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में नहीं पता। तुम एक और उदाहरण, सेना काफी लचीली है और यह यूरोप में सबसे लचीली है और यह हमें अपने साझेदारों के साथ गरिमा और समान स्तर पर बात करने का अवसर सुनिश्चित करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि वह जो कह रहा है, वह जैसे शिकायत कर रहा है कि उसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया। जहां तक ट्रंप का रूस से बात करने का सवाल है, शायद आगे का रास्ता निकालने के लिए, ठीक है, उसे आमंत्रित नहीं किया गया यार, मतलब इससे आगे बढ़ो। शायद ये सही था, शायद ये गलत था, तो क्या जो भी उन्होंने कहा, क्या आप वास्तव में प्रयास करेंगे? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं एक ऐसे तरीके से जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो? अगर ये संभव है, लेकिन चलो याद रखें कि यहाँ का उद्देश्य, मैं आशा करता हूँ, सभी शामिल पक्षों के लिए शांति है, ताकि हम बेवजह लोगों को मारते न रहें। और वैसे गलत जानकारी की बात करते हुए, क्या तुम याद करते हो जब ये शब्द पहली बार बाहर आया था, क्या तुम याद करते हो कि पुतिन को डिमेंशिया था? क्या तुम उसे याद करते हो? याद रखो कि हमें परमाणु युद्ध शुरू करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस बस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और फिर वे यूरोप पर कब्जा कर लेंगे और फिर वे एशिया पर कब्जा कर लेंगे और फिर वे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि पुतिन एक मेगालोमेनियक है और याडा याडा याडा। अब मैं सहमत हूं, वह निश्चित रूप से एक मेगालोमेनियक है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें पता है, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे पुतिन पसंद है, भगवान के लिए, तुम जानते हो ये है। मुझे तानाशाह पसंद नहीं है, मुझे केंद्रीय योजनाकार पसंद नहीं है, मुझे अधिनायकवादी पसंद नहीं है, मुझे संघीय सरकारें पसंद नहीं हैं, चाहे उन्हें वास्तव में कौन चला रहा हो। लेकिन हम आज की स्थिति को ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं? और फिर उन सभी लोगों की बात करते हैं जो कह रहे थे कि पुतिन को डिमेंशिया है। मतलब तुम पुतिन के बारे में जो भी सोचते हो, तुम ये नहीं कह सकते कि उसे डिमेंशिया है। मतलब आओ, सही है। और तुम वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जो भी सोचते हो, तुम ये नहीं कह सकते। यहाँ एक यथार्थवादी संभावना है या एक उच्च संभावना है। अगर हमें यूक्रेन में शांति मिलती है, तो वह अगला तुर्की पर आक्रमण करने वाला है और फिर वह नीचे जाकर पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर लेगा। और फिर उसे, मेरा मतलब है, हमें यह मानना होगा कि वहां की संभावना बेहद कम है और यह कि इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, वह मीडिया होगा, जो आप सभी को, जो यह वीडियो देख रहे हैं, गलत सूचना और भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगा रहा है। तो माइक, रूस की अच्छी प्रतिक्रिया, जैसा कि आप बता सकते हैं या आप अनुमान लगा सकते हैं, शायद काफी सकारात्मक है। वे इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप पहले हैं। राष्ट्रपति ने यहां तक कि कहा कि नाटो और यूक्रेन का एक साथ आना पुतिन के आक्रमण की प्रेरणा से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत में इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति ने पुतिन की आलोचना को दोहराया, से जो रूस पर शासन कर रहे हैं और पिछले 25 वर्षों से रूस पर शासन कर रहे हैं। हाँ, तो देखो, मैं यहां यह दावा करने के लिए नहीं हूं कि पुतिन कुछ है, या आप जानते हैं, जैसे कि साफ सुथरी बर्फ। और अगर मैं वही लोकतांत्रिक चुनावों की मांग कर रहा है, तो ये पुतिन की तरह है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आप भी वही करें? और हाँ, आपके पास चुनाव हैं, लेकिन ये चुनाव लोकतांत्रिक हैं। आप जानते हैं, ये पूरा इशारा इशारा करने वाला मामला है। यह उतना ही लोकतांत्रिक है जितने मादुरो के चुनाव वेनेजुएला में थे। तो देखो, वे सभी एक खूबसूरत रेलवे की तरह टेढ़े मेढ़े हैं।
वे सभी समाज विरोधी हैं, वे सभी मेगालोमेनियाक हैं, सभी पुतिन, जेलेंस्की, हर एक, और मैं लोगों के पक्ष में हूं। और यही यहां दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिन के अंत में जेलेंस्की को कोई नुकसान नहीं होता, वो एक अरबपति बन जाता है। पुतिन को कोई नुकसान नहीं होता, वे हजारों बार एक अरबपति है। कौन जानता है वास्तव में कौन पीड़ित है? ये यूक्रेन के लोग हैं और रूस के लोग दोनों। यही दुखद है और यही वजह है कि इसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास, मुझे लगता है, कुल मिलाकर सकारात्मक है। हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। ये एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। ये आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो या आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और ये आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी रिबेल कैपिटलिस्टों से मिलते हैं। ये ऑरलैंडो में 33 मई इनसे 25 मई तक है। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी जैसे लोग शामिल रहे हैं। लिन ऑल्डन, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी लेने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपनी टिकट ले लें, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा ऑनरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक।